उनकी जो रुचि है वो हमको धीरे धीरे नज़दीक ले आया और हम लोग मिलके कई विषयों पर बात करने लगे और आपस में एक दूसरे को समझने का बहुत मौका मिला, इसलिए बहुत करीबी महसूस करता हूँ मैं उनको। और ये विश्वास करने में कठिनाई होती है कि 1 साल से हम हुए हमारे बीच में नहीं, लेकिन ये एक बात जो सर्वोदय समाज में हम लोग कहते थे, सर्वोदय के जगत में कहते थे कि जो परिवार में जो मुखिया है उसका असर पूरे परिवार में पड़ना चाहिए। अक्सर होता नहीं है ऐसे, जो पिताजी जिस रास्ते में है बच्चे उस रास्ते में जाना नहीं चाहता है। लेकिन ये तो अद्भुत परिवार है कि जैसे रामचंद्र भाई को लेके हम लोग यहाँ बिहार में कहते हैं, वैसे अनुराधा बहन को लेके मध्य प्रदेश वाले कहते हैं कि वहाँ के सामाजिक आंदोलन के लोग, सामाजिक संस्थाओं के लोग ये महसूस करते हैं कि उनको सुनने वाले कोई है सिस्टम के अंदर। कितने लोग टूट जाते हैं, वो अपने काम छोड़ के चले जाते हैं। किसी के ऊपर नक्सली का ठप्पा लग जाता है, किसी के ऊपर देशद्रोही का ठप्पा लग जाता है, किसी को एंटी डेवलपमेंटल ठप्पा लग जाता है। लेकिन उनको ये पता है कि हम अनुराधा बहन के पास जाएंगे तो वो सुनेंगी और हमारी बातों को समझेगी और हमको रिप्रेजेंट करेगी सिस्टम के अंदर। तो वहाँ लोगों के लिए एक प्रकार का बहुत बड़ा सहारा है। जब अनुराधा बहन कहती है मैं रिटायर होने जा रहा हूँ तो वहाँ के सब लोग घबराने लगता है कि आप रिटायर होगा तो हमारी आवाज़ कौन अंदर उठाने वाले होंगे। लेकिन वो वहाँ तक सीमित नहीं है। जो मैं देखता हूँ कि उनके असर उनके बच्चों के ऊपर, और दोनों बच्चे जो है हमारे अनुराधा बहन के, वे लोग भी सामाजिक काम में उतने ही रुचि लेते हैं, उतने ही सबको मदद करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रभाव उषा बहन और रामचंद्र भाई ने समाज में जो दिया, उतना ही प्रभाव उन्होंने अपने परिवार के अंदर दिया है। उसका बहुत ज़्यादा लाभ समाज में काम करने वाले लोगों को मिलता है। लेकिन आखिरी मीटिंग मेरा जो रामचंद्र भाई के साथ हुई उसका मुझे बहुत याद है। मेरे साथ प्रदीप प्रियदर्शी और शायद हमारे और भी 3-4 साथी लोग रहे और हम लोग बैठ कर चर्चा कर रहे थे। उस समय हम रिजोल्व नहीं कर सके, ऐसे 2 मुद्दे हैं तो रिजोल्व होना कठिन है। एक मुद्दा जिस पर हम लोग उस समय चर्चा कर रहे थे वो सामाजिक संस्थाओं के आज के हालात को लेकर। मुझे लगता है कि आज फिर उस पर चर्चा करने का समय आ गया है। मैं उनसे कहा कि देखो, आज़ादी के तुरंत बाद जब ये तय हुआ कि नेहरू दिल्ली की ओर जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू दिल्ली की ओर जाएंगे, तो विनोबा ने कहा मैं गांव की ओर जाऊंगा। तो वो विभाजन हुआ है कि गांव की ओर डेमोक्रेसी को मजबूत करने का मतलब सिर्फ दिल्ली जाने का नहीं है। डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए कुछ लोगों को गाँव की ओर भी जाना है। तो एक दिल्ली की ओर जा रहे हैं, एक गाँव की ओर जा रहे हैं, लेकिन दोनों के अंदर घनिष्ठ मित्रता है, वो विरोध में नहीं है। और उसके बाद कहानी आपको याद है कि पंचवर्षीय योजना बनता है तो नेहरू उसको विनोबा जी के पास भेजते हैं कि आपका टिप्पणी क्या है, वो जानने के लिए। या जब भूदान का काम विनोबा जी ने शुरू किया, तो जैसे ही विनोबा जी भूदान का काम शुरू करते हैं तो नेहरू जी भूदान एक्ट बनाते हैं कि कानून बना के उनके काम को मजबूत करने का कोशिश करते हैं। या जब सरकार ने तय किया कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नियुक्त होना है, तो सबसे पहला ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर A.V. स्वामी सर्वोदय मूवमेंट से उन्होंने पिकअप किया कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनाने के लिए। तो इतनी घनिष्ठता रही है कि एक दूसरे का राय लेते थे, एक दूसरे को पूछ के करते थे। अब उसके बाद भी आपको याद है कि जब जयप्रकाश जी से कहा गया कि आप नागालैंड में जाके थोड़ा शांति का प्रयास करिए, या मैं पुरुषोत्तम जी से अभी बात कर रहा था कि जब जयप्रकाश जी से इंदिरा जी ने कहा कि चंबल घाटी में बहुत डाकू है, उसको ठीक करने में आप मदद करिए, तो वो घटनाक्रम देखेंगे आप तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी मित्रता रही है सामाजिक काम करने वाले लोगों के बीच में, जो
जो सरकारी नौकरी नहीं करते लेकिन सामाजिक काम करते हैं और गांव-गांव में घूमते हैं, गांव वालों को संगठित करते हैं, कभी सरकार के पक्ष में बोलता है तो कभी सरकार के विपक्ष में बोलता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिश्ता बनी, कि जो सौहार्द बना रहा सामाजिक काम करने वाले लोगों के अंदर और सरकार चलाने वाले लोगों के अंदर, वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। अब तो ऐसा है कि सामाजिक काम करने वाले लोग सरकार के लिए बोझा सा हो गया है। इसको कितना रिस्ट्रिक्ट किया जाए, इसको कानून से कितना रिस्ट्रिक्ट किया जाए, इनको कितना एंटी सोशल एलिमेंट माना जाए और इनके सारे संभावनाओं को ख़त्म करने के लिए सरकार तैयार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग अभी खड़े हैं। तो उस समय मैं रामचंद्र भाई से कह रहा था कि तो बहुत विषम परिस्थिति आ गई हम लोगों के सामने। हम सब लोग सोच रहे थे कि सामाजिक काम करने वाले लोगों को निरंतर प्रोत्साहन मिलता रहेगा, अभी तो कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है, डिमोरलाइज हो रहा है। तो रामचंद्र भाई ने उस डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाया, लेकिन मुझे लगता है कि अभी न्यास का काम है कि उस डिस्कशन को आगे बढ़ाना। क्या होगा, ये समाज सिर्फ सरकार से नहीं बनती है, समाज सिर्फ सरकारी कर्मचारियों से नहीं बनते, समाज बनती है, समाज ताकतवर बनती है सामाजिक काम करने वालों के कारण भी। तो ये रिश्ता कैसे, इसको कैसे पुनर्आयोजित किया जाए उस पर विचार करने का समय है और रामचंद्र भाई ने जो अधूरा छोड़ा उस डिस्कशन को आगे ले जाना। दूसरा एक मुद्दा जिस पर मैं बहुत चिंतित रहा हूँ और मैं पूरे बिहार में पदयात्रा करके जब वापस आया तो रामचंद्र भाई ने पूछा आपको क्या लगता है, क्या देखा आपने? तो दो बात की मैंने। एक तो मैंने कहा कि देखो हमारे गोवा में टूरिज्म है, केरल में टूरिज्म है, तो वहाँ टूरिज्म के अनुसार सारी योजनाएं बनती हैं और झारखंड में और छत्तीसगढ़ में कोयला है तो कोयला की योजना बनती है। बिहार में न कोयला है न टूरिज्म है, यहाँ तो श्रम करने वाले ताकतवर लोग हैं जो पंजाब भी बना सकते हैं, बम्बई बना सकता है। तो यहाँ की योजना बननी चाहिए गरीबों की इर्द गिर्द। इतने सुंदर धरती, इतने काम करने वाले मेहनत लोग, ये दोनों को मिलाएंगे तो पंजाब भी आगे बढ़ेगा, तो बिहार भी आगे बढ़ सकता है। तो उन्होंने कहा ये तो ठीक सोच है, इसके बारे में हमको दोनों को मिलके कभी आगे बातचीत को बढ़ाना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो उस समय हमने की वो है कि जो संवेदना खत्म हो रही है समाज में। जब आप मुसहर कॉलोनी और सब जगह घूम के आएंगे, आप चंबलगढ़ छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाका घूम के आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी संवेदना कम हुई है गरीबों के प्रति, तकलीफमंदों के प्रति। तो मैंने उनसे कहा ये जो डिस्कनेक्ट है, लोग खूब पढ़ लिख के बड़े हो रहे हैं, आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसका दिल सूख रहा है, दिल में बिल्कुल दर्द नहीं है, गरीबों के प्रति दर्द नहीं। दिन भर दरख्वास्त लेके हजारों लोग दफ्तरों के सामने खड़े हैं, सुनने वाले कोई नहीं है। ऐसा क्या समाज रचना है कि लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ रहा है और हमने सोचा एजुकेशन इस देश को एकदम बेहतर बनाएगा, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के अंदर जो संवेदना की कमी है, ब्रेन बड़े हो रहे, दिल छोटा हो रहा है, ये जो डिस्कनेक्ट है, इसको कैसे ठीक करेंगे, इस पर हम लोग एक बार चर्चा कर रहे थे संक्षिप्त में। तब मैंने उनको एक उदाहरण बताया कि पेंसिल्वेनिया में जो भारत का एक व्यक्ति है जो पेंसिल्वेनिया में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, वो जब यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से जब वापस आए तमिलनाडु, उनसे एन राम या हिंदू के किसी ने इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि कैसे होगा इस देश में सामाजिक न्याय हर व्यक्ति तक कैसे पहुंचेगा। तो ये इकोनॉमिस्ट ने कहा कभी नहीं पहुंचेगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय गरीबों तक कभी नहीं पहुंचेगा भारत में। तो पत्रकार ने पूछा कि नहीं, यहाँ तो हम इतने सारे स्ट्रक्चर बना रहे, इतने लोगों को तैयार कर रहे, तो कभी ना कभी तो पहुंचेगा। तो उन्होंने कहा कि देख तुम तो ये डिपार्टमेंट तो बना सकते हैं, महिला विभाग बना दिया, आदिवासी विभाग बना दिया, मानव अधिकार विभाग बना दिया, विभाग तो बना सकते हैं, उसके लिए मकान भी बना सकते हैं, महिला थाना भी बना सकते हैं और समाज कल्याण के लिए भवन बन सकता है, लेकिन विभाग से और भवन से न्याय तो नहीं मिलेगा। न्याय तो मिलेगा उस व्यक्ति के कारण जो उसके अंदर बैठा है। नहीं तो आप सोचते कि भवन बनाने से, विभाग बनाने से सबको न्याय मिल जाएगा, तो वो होगा नहीं। तो उस विषय में भी उस समय बहुत गहराई से उनके साथ चर्चा करने का मौका मिला। तो मुझे लगता है कि रामचंद्र भाई को याद करते समय मेरे मन में ये सब आ रहा है कि
जो अधूरा छूटा हुआ चर्चा जो है उसको कैसे आगे ले चलेंगे, क्योंकि उनको याद करना एक बात है, हमारे सबके मन में दिल में वो रहेंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी ये है कि उनको याद करते करते हम लोग उनके विचारों को कैसे आगे ले जाएंगे। तो मैं आज ये निवेदन करना चाहता हूँ न्यास से कि न्यास इन मुद्दों को आगे बढ़ाएं, तो हमारे जो रामचंद्र भाई के प्रति हमारा जो समर्पण है, हमारा जो निष्ठा है, तो उससे पूरा होगा। इन शब्दों के साथ मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय जय।